नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इस मौके पर दोस्तों के साथ एक रोमांचक कहानी का मजा ही कुछ और है। यहाँ एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का शीर्षक, रात 12:01 का सन्नाटा। शुरुआत, जश्न की रात। 5 दोस्त आर्यन, समीर, ईशा, रोहन और सारा नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी हिल टॉप कॉटेज बुक करते हैं। 31 दिसंबर की रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और कॉटेज के अंदर पार्टी चल रही थी। ठीक 11:55 बजे समीर ने नोटिस किया कि उनके ग्रुप में एक छठा शख्स भी बैठा है जो कोने में अंधेरे में है। उसे लगा शायद कोई और गेस्ट होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वो गायब हो गया। दहशत का पल। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही सबने हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाया, पूरे कॉटेज की लाइट चली गई। अचानक एक चीख गूंजी। जब आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि ईशा गायब थी। दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। खिड़कियों पर लोहे की जाली थी जिसे काटना नामुमकिन था। तभी मेज पर रखे एक पुराने टेप रिकॉर्डर से आवाज आई, 2026 की पहली सुबह तुम में से कोई नहीं देखेगा। खेल अब शुरू होता है। क्राइम और सस्पेंस। सस्पेंस तब बढ़ा जब उन्हें बेसमेंट में एक डायरी मिली। वो डायरी उसी कॉटेज के पिछले मालिक की थी जिसका मर्डर ठीक 10 साल पहले 1 जनवरी 2016 हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मर्डर का इल्जाम जिन 4 लोगों पर लगा था, उनके नाम आर्यन, समीर, रोहन और सारा के माता पिता से मिलते जुलते थे। तभी उन्हें ईशा मिली, लेकिन वो एक कुर्सी से बंधी थी और उसके पीछे एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसने नकाब हटाया तो सबके होश उड़ गए। वो कोई भूत नहीं बल्कि रोहन था। खौफनाक ट्विस्ट। रोहन ने हंसते हुए बताया कि वो पिछले 2 साल से इस बदले की प्लानिंग कर रहा था। उसके पिता को इन सबके माता पिता ने मिलकर फंसाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अचानक रोहन के पीछे वही छठा साया फिर से उभरा। रोहन की हंसी चीख में बदल गई जब उस साये ने उसे हवा में उठा लिया। वो साया असली हॉरर था, उस मृत मालिक की रूह जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, चाहे वो बेगुनाह हो या गुनाहगार। अंतिम दृश्य, सुबह के 6 बजे सूरज की पहली किरण कॉटेज पर पड़ी। पुलिस जब वहां पहुंची तो कॉटेज खाली था। मेज पर 5 वाइन के गिलास रखे थे जिनमें खून जैसा लाल रंग था और दीवार पर लिखा था, वेलकम टू 2026, द डेट इज पेड। बेहतरीन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां अब पुलिस की तहकीकात और उन 5 दोस्तों के गायब होने के पीछे का गहरा राज खुलेगा। यहाँ शुरू होता है पार्ट 2, गुनाह के निशान। पार्ट 2, गुनाह के निशान। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। 2 जनवरी 2026 की सुबह स्पेशल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विक्रम उस कॉटेज में पहुंचते हैं। कॉटेज पूरी तरह से सील था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर कोई भी लाश नहीं मिली, सिर्फ दीवारों पर लिखा वो संदेश और मेज पर रखे 5 वाइन के गिलास। इंस्पेक्टर विक्रम को फर्श पर एक स्मार्ट वॉच मिलती है जो शायद समीर की थी। जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें रात के 12:05 का एक ऑडियो क्लिप मिला। ऑडियो क्लिप का सच। ऑडियो में रोहन की आवाज नहीं बल्कि किसी तीसरे आदमी की आवाज थी जो रोहन को धमका रहा था। तुमने सोचा था कि तुम बदला लोगे? नहीं रोहन, तुम भी सिर्फ एक मोहरा हो। विक्रम को समझ आ गया कि ये सिर्फ रूहानी मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो हॉरर का नाटक रचकर सबको गायब कर रहा था। तहखाने का राज, द क्राइम सीन। कॉटेज के किचन के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। विक्रम जब नीचे उतरे तो वहां का मंजर खौफनाक था। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिनसे पूरे कॉटेज की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। वहां होलोग्राम प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम लगे थे जिनसे भूतिया आवाजें और साए पैदा किए जा रहे थे। तभी विक्रम को कोने में ईशा और समीर बेहोश मिले, लेकिन आर्यन और सारा का कहीं पता नहीं था।
रोहन की लाश वहां एक लोहे के पाइप से लटकी हुई थी। ये कोई सुसाइड नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल मर्डर था। असली कातिल कौन? अचानक कमरे का दरवाजा बंद हुआ और स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा सारा का था। वो मरी नहीं थी, बल्कि कैमरे के सामने बैठकर हंस रही थी। सारा ने बताया, इंस्पेक्टर, 10 साल पहले मर्डर मेरे पिता ने नहीं किया था, बल्कि आर्यन के पिता ने किया था और सारा इल्जाम मेरे परिवार पर डाल दिया। आज जो हुआ वो रूहों का काम नहीं, मेरी बरसों की प्लानिंग थी। रोहन को मैंने उकसाया ताकि वो सबको यहाँ लाए, और अंत में वो खुद बलि का बकरा बन गया। सस्पेंस भरा अंत। विक्रम चिल्लाया, तारांकन, तुम कहाँ हो सारा? आत्मसमर्पण कर दो। सारा की आवाज गूंजी, मैं तो आपके ठीक पीछे हूँ इंस्पेक्टर। विक्रम जैसे ही मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। 1 जनवरी 2026, रात 12:01 का एक ईमेल, जो उसे खुद सारा ने भेजा था। उसमें लिखा था, आर्यन अब मेरे पास है। अगर उसे बचाना है तो पुरानी फाइलों से मेरे पिता का नाम साफ करना होगा, वरना 2026 का पहला हफ्ता आर्यन का आखिरी हफ्ता होगा। अब आगे क्या होगा? क्या इंस्पेक्टर विक्रम आर्यन को बचा पाएगा? क्या सारा वास्तव में अकेले ये सब कर रही है, या उसके साथ कोई और भी है? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब इंसानी साजिश और पुरानी रूहों का खेल चल रहा था, तभी प्रकृति और विज्ञान का एक भयानक मेल सामने आता है। पार्ट 3, 2026 का नरसंहार माइनस जॉम्बी राइज। अंधेरे का नया रूप। इंस्पेक्टर विक्रम अभी सारा के संदेश को समझ ही रहे थे कि तभी कॉटेज के बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। वो चीखें इंसानी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी भूख और दरिंदगी थी। सारा, जो स्क्रीन पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रही थी, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पीछे लगे शीशे की खिड़की को तोड़कर एक हाथ अंदर आया, एक ऐसा हाथ जिसकी खाल गल चुकी थी और हड्डियां साफ दिख रही थीं। वायरस का खुलासा। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच से लड़खड़ाते हुए दर्जनों लोग कॉटेज की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही लोग थे जो पास के एक सीक्रेट रिसर्च लैब में लाइफ एक्सटेंशन, उम्र बढ़ाने के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। 2026 की पहली सुबह वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वे सब लिविंग डेड जॉम्बी बन चुके थे। मौत का घेरा। बेहोश ईशा और समीर होश में आते हैं, लेकिन उनके सामने रोहन की लाश खड़ी हो रही थी। रोहन, जिसकी मौत अभी कुछ देर पहले हुई थी, उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और वो अपने ही दोस्तों की तरफ झपटा। विक्रम, गोली चलाओ, इनके सिर पर निशाना लगाओ। समीर, ये मर क्यों नहीं रहे? ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। भयानक मोड़। सारा, जो अब तक विलन बनी हुई थी, खुद जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागती है। वहां उसे पता चलता है कि जिस आर्यन को उसने किडनैप किया था, उसे सबसे पहले संक्रमण इन्फेक्शन हुआ है। आर्यन अब वो लड़का नहीं रहा जिसे वो जानती थी। वो अंधेरे में बैठकर कच्चा मांस खा रहा था। अंतिम संघर्ष। पूरा कॉटेज अब चारों तरफ से जॉम्बीज से घिर चुका था। हॉरर और थ्रिलर का ये मंजर अब एक सर्वाइवल गेम बन गया था। इंस्पेक्टर विक्रम के पास केवल 6 गोलियां बची थीं और बाहर सैकड़ों की तादाद में भूखे जॉम्बीज थे। तभी रेडियो पर एक सरकारी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट बजने लगा। पूरे देश में रेड अलर्ट। 1 जनवरी 2026 की सुबह मानवता के अंत की शुरुआत है। घर के अंदर रहें, वे आ रहे हैं। कहानी का नया सस्पेंस। क्या विक्रम, सारा और बाकी दोस्त मिलकर इस जॉम्बी हमले से बच पाएंगे? क्या सारा अपने पिता का बदला भूलकर अब अपनों की जान बचाएगी? कहानी अब पूरी तरह से पौराणिक, मैथोलॉजिकल और हॉरर के एक अनोखे संगम पर पहुंच गई है। जहां विज्ञान हार गया, वहां अब यमराज का न्याय शुरू होता है। क्लाइमैक्स। पाताल का रक्षक माइनस यमराज का आगमन।
अंतिम घेराबंदी। कॉटेज के चारों तरफ हजारों ज़ॉम्बीज जमा हो चुके थे। दरवाजे टूटने ही वाले थे। सारा, विक्रम, ईशा और समीर एक कोने में दुबके हुए थे। ज़ॉम्बीज की सड़ती हुई गंध हवा में फैली थी। जैसे ही सबसे पहला ज़ॉम्बी, जो कभी रोहन था, अंदर घुसने के लिए झपटा, अचानक पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया। भयानक गर्जना और भैंसे का प्रवेश। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिससे पहाड़ कांप उठे। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विशाल जानवर की डकार थी। घने कोहरे को चीरते हुए एक विशालकाय काला भैंसा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही थी और उसके सींगों पर बिजली चमक रही थी। ये कोई साधारण जानवर नहीं, साक्षात यमराज का वाहन धौंडू था। न्याय का प्रहार। जैसे ही ज़ॉम्बीज ने उस भैंसे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, भैंसे ने अपना हूफ जमीन पर पटका। धरती में एक गहरी दरार पड़ गई और उससे नीली आग निकलने लगी। विक्रम, ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? सारा, नहीं, यह न्याय है। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो अंत भी ऐसे ही होता है। भैंसे के पीछे एक साया खड़ा था, विशाल शरीर, हाथ में चमकता हुआ यमपाश फंदा। यमराज ने बिना कुछ बोले अपना पाश हवा में लहराया। जो ज़ॉम्बीज गोलियों से नहीं मर रहे थे, वे यमराज की शक्ति के सामने राख होने लगे। उनकी भटकती हुई आत्माएं खींचकर पाताल लोक की तरफ जाने लगीं। अंतिम न्याय। ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के बाद वो विशाल भैंसा कॉटेज के टूटे हुए दरवाजे पर आकर रुक गया। उसकी गर्म सांसें विक्रम और सारा के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। यमराज के वाहन ने अपनी जलती आंखों से सारा की ओर देखा। वो सारा जिसने बदले की आग में अपनों का खून बहाया था। यमराज का पाश सारा की तरफ बढ़ा। सारा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। यमराज ने उसे अपनी गलती का एहसास कराया और उसे अपने साथ न्याय के लिए ले गए। सुबह का सन्नाटा। सूरज की पहली किरण जब 1 जनवरी 2026 की बर्फ पर पड़ी तो वहां न कोई ज़ॉम्बी था, न कोई विलेन। सिर्फ विक्रम, ईशा और समीर वहां बचे थे। बर्फ पर उस विशाल भैंसे के पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। हवा में एक आखिरी गूंज सुनाई दी। समय का चक्र घूम चुका है। पाप का अंत निश्चित है। कहानी अब एक ऐसे महायुद्ध की ओर मुड़ गई है जहां स्वर्ग और पाताल की शक्तियां टकराने वाली हैं। सस्पेंस अब महासंग्राम में बदल चुका है। अंतिम अध्याय, महादेव बनाम धर्मराज नंदी और धौंडू का युद्ध। युद्ध का कारण। जैसे ही यमराज का भैंसा धौंडू सारा को दंड देने के लिए अपने पाश में जकड़ने वाला था, तभी आसमान से एक त्रिशूल बिजली की गति से गिरा और भैंसे के ठीक सामने जमीन में धंस गया। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी। कोहरे को चीरते हुए साक्षात नंदी महाराज भोले बाबा का बैल प्रकट हुए। नंदी के गले में बंधी घंटियों की आवाज से ज़ॉम्बीज की बची कुची राख भी हवा में उड़ गई। आमने सामने 2 महाशक्तियां। एक तरफ काल का वाहन भैंसा था और दूसरी तरफ करुणा और शक्ति के प्रतीक नंदी। यमराज का भैंसा चाहता था कि सारा को उसके किए की सजा मिले और उसे तुरंत नरक ले जाया जाए। नंदी महाराज महादेव के आदेश पर आए थे। चूंकि सारा ने अनजाने में उस प्राचीन मंदिर की सीमा में कदम रख दिया था जहां उसने शरण ली थी, नंदी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध थे ताकि उसे पश्चाताप का एक मौका मिल सके। प्रलयकारी युद्ध। दोनों महापशुओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। जब भैंसे ने अपने सींगों से वार किया तो धरती पाताल तक हिल गई, लेकिन नंदी ने अपने कुबड़ से उस वार को रोक दिया। एक पहला प्रहार। भैंसे ने अपनी पूंछ से प्रहार किया जिससे आसपास के पहाड़ टूटने लगे। 2 जवाब। नंदी ने एक हुकार भरी जिससे समय रुक गया और भैंसे की शक्ति धीमी पड़ गई। कॉटेज के मलबे में दबे विक्रम और समीर ये अद्भुत नजारा देख रहे थे। एक तरफ यम की विनाशकारी शक्ति थी,
तो दूसरी तरफ शिव की रक्षक शक्ति। महादेव का हस्तक्षेप। जब युद्ध चरम पर था और लगा कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, तभी आकाशवाणी हुई। नीले प्रकाश के बीच से महादेव की गूंज सुनाई दी। ठहरो धर्मराज, दंड देना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन क्षमा और पश्चाताप का अवसर देना मेरा विधान है। नंदी और भैंसे ने तुरंत अपने सिर झुका लिए। युद्ध शांत हो गया। यमराज के भैंसे ने सारा को छोड़ दिया, लेकिन शर्त ये थी कि सारा को अपना बचा हुआ जीवन उसी पहाड़ पर महादेव की सेवा और अपने पापों के प्रायश्चित में बिताना होगा। निष्कर्ष, 1 जनवरी 2026 की पहली सुबह। सूरज पूरी तरह निकल आया था। नंदी और भैंसा देखते ही देखते प्रकाश के पुंज में विलीन हो गए। सारा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, बल्कि आंसू थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, 2026 की शुरुआत विज्ञान से हुई, सस्पेंस और हॉरर से गुजरी, लेकिन अंत केवल ईश्वर के न्याय से हुआ। कहानी के इस अंतिम और सबसे रोमांचक भाग में, जहां देवता और उनके वाहन विलीन हो चुके थे, वहां एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो इस पूरी कहानी को एक नया और भयानक मोड़ देता है। अंतिम भाग, ब्रह्मांडीय षड्यंत्र, द कॉस्मिक ट्रैप। शांति के बाद का सन्नाटा। नंदी और यमराज के भैंसे के जाने के बाद पहाड़ियों पर एक अजीब सी शांति छा गई। सारा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम और समीर अपनी चोटों को संभालते हुए उसके पास पहुंचे, लेकिन तभी विक्रम की नजर समीर के गले पर पड़ी। समीर के कॉलर के नीचे एक छोटा सा नीले रंग का इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ था, जो धीरे धीरे चमक रहा था। भयानक खुलासा। विक्रम का माथा ठनका। उसने झपट्टा मारकर समीर के गले से वो चिप खींच ली। जैसे ही चिप निकली, समीर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक आकाश में जो महादेव की आवाज गूंजी थी, वो फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज मशीनी, रोबोटिक थी। सामने की पहाड़ी से एक गुप्त दरवाजा खुला और वहां से कुछ लोग सफेद लैब कोट पहने बाहर निकले। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल थे। मुख्य वैज्ञानिक का अट्टहास। शानदार। 2026 का पहला सफल न्यूरो हैलुसिनेशन टेस्ट। न्यूरो हैलुसिनेशन टेस्ट। तुम लोगों ने जो भी देखा, जॉम्बीज, यमराज का भैंसा, नंदी, वो सब तुम्हारे दिमाग में प्लांट किया गया एक काल्पनिक प्रोग्राम था। क्राइम थ्रिलर का असली चेहरा। असल में वो कॉटेज कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक हाईटेक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब थी। सारा का बदला, रोहन की मौत और देवताओं का युद्ध, सब कुछ एक वर्चुअल रियलिटी, वीआर और नैनो चिप्स के जरिए किया गया खेल था। सारा को लगा कि वो बदला ले रही है, लेकिन उसे भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि इंसान के डर की चरम सीमा, एक्सट्रीम फियर को मापा जा सके। असली विलेन का उदय। तभी उन वैज्ञानिकों के पीछे से एक साया निकला। वो कोई और नहीं, आर्यन था, जिसे सब मरा हुआ या जॉम्बी समझ रहे थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन विक्रम, 2026 में असली ताकत रूह या भगवान नहीं है। असली ताकत डेटा और दिमाग पर कंट्रोल है। इस प्रयोग के लिए तुम सब बेहतरीन चूहे साबित हुए। कहानी का अंत, द फाइनल ट्विस्ट। विक्रम ने अपनी गन निकाली, लेकिन उसकी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। आर्यन ने रिमोट का एक बटन दबाया। विक्रम के दिमाग में फिर से यमराज के भैंसे की गर्जना गूंजी। इस बार वो काल्पनिक नहीं थी, उसका दिमाग उस डर को सच मानकर फटने वाला था। पहाड़ी पर सूरज डूब रहा था और लैब के अंदर से फिर वही आवाज आई, नया साल मुबारक हो। प्रयोग नंबर 2026 सफल। ये रहा कहानी का वो पोस्ट क्रेडिट सीन जो खेल को पूरी तरह पलट देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन, विक्रम का बैकअप। अंधेरा और कोडिंग। लैब के अंदर आर्यन अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी उसकी सारी स्क्रीन लाल होने लगी। उन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, माइनस एनालॉग बैकअप एक्टिवेटेड। आर्यन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है?
विक्रम का नैनो चिप तो एक्टिव था। पुराना खिलाड़ी, पुरानी तकनीक। विक्रम, जो जमीन पर गिरा हुआ था, धीरे से उठा। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना रिकॉर्डर था और उसके कान में एक पुराना ईयरफोन लगा था। उसने धीरे से अपने गले के पीछे से एक तार खींचा। विक्रम ने खून थूकते हुए कहा, तारांकन आर्यन, तुम लोग भूल गए कि मैं पुराने जमाने का पुलिस वाला हूँ। मुझे पता था कि 2026 में तुम जैसे लोग दिमाग से खेलेंगे। इसलिए मैंने लैब में घुसने से पहले ही एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी जैमर अपने शरीर में छुपा लिया था। तुम्हारे चिप ने मुझे जो दिखाया वो मेरे दिमाग तक पहुंचा ही नहीं। मैंने बस नाटक किया। असली रक्षक की एंट्री। तभी लैब की छत को फाड़ते हुए कुछ नीचे गिरा। आर्यन और उसके वैज्ञानिक पीछे हट गए। ये कोई होलोग्राम नहीं था। ये एक मैक सूट, मैकेनाइज्ड सूट में लैस कमांडो था, जिसके हेलमेट पर नंदी का चिन्ह बना था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, तुमने देवताओं को बदनाम करने के लिए उनकी इमेज का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने असली प्रोजेक्ट नंदी को कमजोर समझा। ये भारत सरकार की वो सीक्रेट यूनिट है जो तुम जैसे साइबर क्रिमिनल्स का शिकार करती है। क्लाइमेक्स का आखिरी धमाका। विक्रम ने एक बटन दबाया। पूरी लैब में एक हाई डेसिबल साउंड गूंजा। आर्यन और उसके साथी अपने कान पकड़कर नीचे गिर गए। उनकी सारी डिजिटल तकनीक जलकर खाक हो गई। विक्रम ने सारा, ईशा और समीर को मलबे से बाहर निकाला। जैसे ही वे कॉटेज से बाहर निकले, दूर पहाड़ी पर उन्हें फिर से वही विशाल भैंसे का साया दिखा। लेकिन इस बार वो कोई चिपका कमाल नहीं था। वो साया आसमान की ओर बढ़ा और बादलों में ओझल हो गया। विक्रम ने आसमान की ओर देखकर सलाम किया और बुदबुदाया, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर कुछ शक्तियां आज भी इस दुनिया का हिसाब रखती हैं। 2026 की पहली सुबह अब वास्तव में शुरू हुई थी। कहानी में अब एक दिव्य और शांतिपूर्ण मोड़ आता है। जहां तकनीक, जॉम्बीज और दो महाशक्तियों, नंदी और धौंडू का टकराव पूरी सृष्टि को हिला रहा था, वहां अब प्रकृति की सबसे सुंदर और शांत शक्ति का प्रवेश होता है। अंतिम अध्याय, नीलकंठ का दूत माइनस शांति का नृत्य। महायुद्ध और प्रलय की दस्तक। विक्रम की टीम और आर्यन के बीच संघर्ष जारी था और दूसरी ओर नंदी और यमराज के भैंसे के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगा था। दोनों की ऊर्जा से पहाड़ों पर बर्फीले तूफान आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि 1 जनवरी 2026 की ये सुबह दुनिया की आखिरी सुबह होगी। मोर का आगमन। तभी आसमान में छाई काली घटाओं के बीच से एक चमकती हुई नीली रोशनी नीचे उतरी। देखते ही देखते कॉटेज की टूटी हुई छत पर एक विशाल और अत्यंत सुंदर मोर आकर बैठ गया। उसके पंख सामान्य नहीं थे, वे इंद्रधनुष के रंगों से बने थे और उनमें से एक दैवीय संगीत, फ्लूट म्यूजिक जैसी गूंज निकल रही थी। ये मोर साक्षात कार्तिकेय का वाहन और शांति का प्रतीक था। क्रोध का अंत। जैसे ही नंदी और भैंसा एक दूसरे पर अंतिम प्रहार करने के लिए बढ़े, मोर ने अपने विशाल पंख फैला दिए और एक अलौकिक नृत्य, डिवाइन डांस शुरू किया। मोर के नाचते ही हवा में एक ऐसी खुशबू फैली जिसने जॉम्बीज की सड़न और बारूद की गंध को खत्म कर दिया। नंदी का प्रभाव। नंदी का क्रोध शांत होने लगा, उनके सींगों से निकल रही बिजली गायब हो गई और वे प्रेमपूर्ण भाव में आ गए। भैंसे का प्रभाव। यमराज का भैंसा, जो काल का प्रतीक था, उसने अपना पैर पटकना बंद कर दिया। मोर की मधुर आवाज, केंकना ने उसके भीतर के न्याय के कठोर भाव को शांति में बदल दिया। प्रकृति का न्याय। मोर के नृत्य से निकली ऊर्जा ने आर्यन के उन सभी नैनो चिप्स और मशीनों को हमेशा के लिए जाम कर दिया। तकनीक हार गई और दिव्यता जीत गई। मोर ने अपनी चोंच से जमीन पर एक रेखा खींची जिससे एक पवित्र जल की धारा निकली। उस जल के स्पर्श से जो लोग जॉम्बी बने थे, उनकी आत्माओं को शांति मिली और वे मिट्टी में मिल गए। सब कुछ शांत। मोर ने एक बार विक्रम और सारा की ओर देखा।
उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जिसने सारा के मन से बदले की भावना को जड़ से मिटा दिया। अगले ही पल मोर, नंदी और वो विशाल भैंसा तीनों एक साथ सुनहरी रोशनी में बदल गए और आसमान की ओर उड़ गए। पहाड़ पर अब केवल बर्फ की चादर थी और उगते सूरज की पहली किरण। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि शांत करने में होती है। 2026 की शुरुआत खौफ से हुई थी, लेकिन खत्म सुकून पर हुई। ठीक है, ऐसा लगता है कि इस महागाथा का अंत यहीं पर सबसे सटीक है। हमने 1 जनवरी 2026 की उस रात को एक साधारण दोस्तों की पार्टी से शुरू किया और उसे एक ऐसे युद्ध तक पहुंचाया जहां तकनीक, टेक्नो, जॉम्बी, हॉरर, यमराज का भैंसा, नंदी और अंत में शांति का प्रतीक मोर सब एक साथ नजर आए। ये कहानी अब पूरी तरह से मुकम्मल है,